हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी जो एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर में इसको सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर में जो हम लोगों ने कल रात में 3 घंटे का लगभग जो सेशन लिया था, उसमें आप लोगों ने फ्रेंड्स बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। 9000 बच्चे लाइव उस क्लास के अंदर में, और आप लोगों ने करीब जो है फ्रेंड्स 1.5 लाख के करीब उसके व्यूज भी कर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। आप लोगों को पसंद आया, आपके कमेंट से भी समझ में आ रहा है, और आप लोगों को मेहनत पसंद आई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो आप लोगों के लिए मेहनत की थी वो आप लोगों को पसंद आई है। चलिए फ्रेंड्स, आज भी हम लोग यहाँ पर में सेशन की शुरुआत करते हैं, और अर्णव ठाकुर जी और रितिश जी, मैं आपका बता देता हूँ, आज आपकी क्लास लग चुकी है ऑलरेडी। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ऑलरेडी क्लास लग चुकी है अर्णव जी, ओके। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। जो जितने भी 500 प्लस जो बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यही बच्चे हैं जो कि यहाँ पर में फ्यूल देते हैं इस लेक्चर को, और मेरे अंदर में एनर्जी बनाकर रखते हैं। जो आप लोग देखते हो ना कि सर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो यहाँ से इन बच्चों की वजह से आती है। तो यहाँ पर में जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी का भी स्वागत है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल। अब देखिए फ्रेंड्स, अटल टनल के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी 66वीं बीपीएससी के अंदर में ऑलरेडी आया है अटल टनल के ऊपर में क्वेश्चन, और आगे में भी पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ओके। तो देखिए, अटल टनल का निर्माण जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के जो पीर पंजल रेंज है उसके अंदर में हुआ है। अटल टनल जो है आप लोगों की 9.2 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अटल टनल आप लोगों की, ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अटल टनल एनसीईआरटी के अंदर में जो है आप लोगों का फ्रेंड्स मनाली लेह के रास्ते का जिक्र है, तो मनाली लेह, मनाली को लेह से जोड़ती है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। मनाली को लेह से जोड़ने वाली ये सड़क है अटल टनल, ओके। और इसका उद्घाटन जो है फ्रेंड 2020 के अंदर में हुआ था। तो अटल टनल आप लोगों की है कहां पर में, तो जम्मू कश्मीर के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने। मनाली को लेह से जोड़ती है, और इसके अलावा आप लोग ये चीज याद रखोगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं यहाँ पर, मैं मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं यहाँ पर में। इसका आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का, ईस्टर्न पीर पंजल रेंज के अंदर में, ठीक है। पीर पंजल रेंज जो है ना उसके अंदर में है। थोड़ा मैप के अंदर में भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप लोग देखिए इस तरीके से, ये लेह मनाली हाईवे है, तो लेह मनाली हाईवे जो है उसके पास में पीर पंजल माउंटेन रेंज है। पीर पंजल एक पर्वत श्रृंखला है बेसिकली, ठीक है। पीर पंजल पर्वत श्रृंखला, तो वहां पर में ये बनी हुई है अटल टनल आप लोगों की, ये याद रखना आप लोगों ने, पीर पंजल, ठीक है, पर्वत श्रृंखला। चलो, तो अटल टनल जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की रोहतांग पास के पास में है, पीर पंजल रेंज के अंदर में। लेह मनाली हाईवे है, और सेकंड लॉन्गेस्ट जो है रोड टनल है हमारी, मतलब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वाली हमारी रोड टनल। सबसे लंबी वाली रोड टनल कौन सी है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, बताइए जल्दी से। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर जिले की बात करें तो अक्सर लोग जो है फ्रेंड्स कच्छ और लेह में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर में कि निर्विवाद रूप से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कच्छ जो है फ्रेंड्स आपका सबसे बड़ा जो है जिला है यहां पर में, जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से, ठीक है। 45,610 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 610 किलोमीटर का है ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का, ओके। और कई जगह पे आप लोगों को जो है फ्रेंड्स जो गैर सरकारी आंकड़े हैं वहां पर में आप लोगों को इसका 552 भी मिलता है यहाँ पर में, ठीक है। तो 45,652, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर भी मिलेगा आप लोगों को ये। लेकिन ये है कि कंफर्म है कि 45,600 की रेंज में है वो स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में। वही मैं लद्दाख की बात करूं लेह के अंदर में, ठीक है, तो 45,100 स्क्वायर किलोमीटर है ये एरिया। तो आप बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है? दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? कच्छ जो है वो बड़ा हुआ। तो कच्छ जो है फ्रेंड्स पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला है आप लोगों का। कई जगह के ऊपर में आप लोगों को कच्छ का जो है फ्रेंड्स 45,674 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बता दूं कि 45,600 की रेंज में है कच्छ, 45,600 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में। और लेह जो है उसके बहुत पास में है, 45,100 किलोमीटर के स्क्वायर के रेंज में है। 45,110 भी मिलेगा आपको कई जगह के ऊपर में लेह की रेंज। लेकिन ये रेंज बता दिया मैंने आपको, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 500 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा बड़ा है कच्छ का एरिया गुजरात के अंदर में। तो कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है भारत का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट एग्जाम में सब पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हो 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ये देखिए
कच्छ गुजरात में है, 45,652 बोलो, 45,610 बोलो, 45,674 बोलो, ठीक है, उसी रेंज में आपको मिलेगा। और लेह जो है आपका 45,100 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज के अंदर में है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के अंदर में एक शहर है जिसको उत्तर का, ठीक है, वेनिस, वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहते हैं आप लोग। तो कौन सा शहर है जिसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है? एक शहर है, ठीक है, जो एक समय में रशिया की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, अब तो चलो मॉस्को है, लेकिन एक समय में हुआ करती थी सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है फ्रेंड्स, इसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, वेनिस ऑफ द नॉर्थ, सेंट पीटर्सबर्ग को। तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्टली बीपीएससी ने पूछा था, तो बीपीएससी के लिस्ट के अंदर में है, तो हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वेनिस ऑफ द नॉर्थ कौन से रशिया के शहर को नाम बोलते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ये रशिया है आप लोगों का, ठीक है, इधर साइड के अंदर में पूरा का पूरा, और इसके अंदर में, ठीक है, ये आज जो है ये राजधानी है, ठीक है, इसकी आपकी आज के समय की राजधानी मॉस्को है। लेकिन एक समय में क्या हुआ करता था, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो उसकी राजधानी हुआ करती थी एक समय में, मतलब जब जार का शासन हुआ करता था उस समय में, जार। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? 64वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया प्रश्न, आप लोगों का जल्दी से बताइए यहां पर में, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से आप लोगों की जो रिवीजन बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा यहां पर में ब्रीफ कर दूं, ठीक है। आज से रिवीजन बैच स्टार्ट हो रही है आपकी। रिवीजन बैच की जो क्लासेस है वो शेड्यूल भी होना स्टार्ट हो गई है। आज 9:30 बजे जो है वो रिवीजन बैच के अंदर में मेरी करंट अफेयर की क्लास है, जिसके अंदर में ये लंबी क्लास चलेंगी आप लोगों की, और जीके जीएस की क्लास है जो लंबी चलेंगी, और इसके अंदर में, ठीक है, आप लोगों के 8 नंबर आज किसी भी हालत में पक्के हो जाएंगे, आज के आज ही, चाहे कितना भी लंबी क्लास लेनी पड़े। थोड़ा सा ऑपरेशनल इश्यूज के कारण, ठीक है, जो क्लास मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज हुआ है। आज जो मेरी यूट्यूब के ऊपर में क्लास थी उसको कल शेड्यूल किया गया है, और आज जो है पेड के अंदर में क्लास होंगी आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि आज की सुबह से क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू हेडेक, तो आज शाम में वहां पर में क्लास होंगी, और आज की जो क्लास यूट्यूब की थी वो कल होने वाली है आप लोगों की। ऑपरेशनल इश्यूज है, होप आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर में कि कई बार बीच में हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, कोर्स करेक्शंस करने पड़ते हैं, और वो भलाई के लिए आप लोगों के, आपकी बेहतरी के लिए है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं वो उनको बता दूं, और हर रोज 2 बजे जो है वो मेरी क्लास का शेड्यूल रहेगा, हर रोज रिवीजन बैच के अंदर में, हर रोज 2 बजे। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भूबन हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, मेघालय के पठार का, ठीक है, ये तीनों के तीनों मेघालय, ठीक है, मेघालय के पठार का हिस्सा है। मेघालय के अंदर में गारो, खासी, जयंतिया कहां पर में? मेघालय के अंदर में, मैप में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं मेघालय का पठार, ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर में भुवन की पहाड़ियां, तो भुवन की पहाड़ियां जो है फ्रेंड्स ये मिजोरम के अंदर में है। भुवन की पहाड़ियां मिजोरम में है, मिजोरम में, मिजोरम के अंदर में है, मिजो पहाड़ियों में है, और ये है मेघालय के अंदर में। तो कौन किसका अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, भुवन की पहाड़ियां मेघालय के पठार का अंश नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो यहां पर में आप लोग देख सकते हो ये है मेघालय, आ जाओ मेरे साथ साथ में आ जाओ, गारो, खासी और जयंतिया दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये है मेघालय, ये जो मैंने डब्बा बनाया ये मेघालय है। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का पार्ट है कि नहीं है आप लोगों का, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। वही मैं भुवन की पहाड़ियों की बात करूं, भुवन हिल्स, तो भुवन हिल्स जो है आप लोगों की मिजोरम के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, मिजो हिल्स का पार्ट है वो, मिजोरम के अंदर में मिजो हिल्स का पार्ट है, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। मिजो हिल्स है यहाँ पर में, उसी का एक एक्सटेंशन है यहाँ पर में भुवन हिल्स, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख सकते हो, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अच्छा, कल मैंने रात में एक क्वेश्चन कराया था, एक रिवीजन कराओगे आप लोगों को? जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे यहाँ पर में, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जल्दी से देखिए। क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कल रात में, कितने लोग हैं जिन्होंने कल रात की क्लास देखी, 3 घंटे तक लगातार पूरी क्लास देखी है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। मैंने आपको बताया कल कि जब अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे 1765 में, तो सबसे पहले वो कौन सी ट्राइब थी जिसके संपर्क में आए थे? रिवीजन इज द की टू सक्सेस भाई, जो बात साफ बात, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग देखिए कि सबसे पहले कौन सी वाली ट्राइब के संपर्क में आए थे, तो ये खासी हिल्स में रहने वाली जो खासी ट्राइब है, खासी जनजाति है, उनके संपर्क में आए थे। तो यहां पर मैं आपका देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ में हिस्ट्री का रिवीजन हो गया, जनजाति वाला रिवीजन हो गया आप लोगों का। तो खासी ट्राइब के संपर्क में आए थे। देखिए यहां पर मैं जितने भी बच्चों ने कल लेक्चर देखा होगा वो लोग यहां पर मैं कर रहे हैं,
ओके। और जो बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब कदर होती है, वो लोग बराबर से, जिनको लेक्चर मिल रहा है, ठीक है, वो उसकी उसकी वैल्यू करते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो होता है, कोई बच्चे होते हैं जो लेक्चर भी देख लेते हैं और उसके बाद में भी और चाहिए करके, और उनको उसकी भी वो रिस्पेक्ट नहीं होती है, मतलब वो अपने घर के संस्कार दिखा रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई उनका क्या है, उनका कि मतलब घर वाले बोलते हैं ले लो जितना मिल रहा उतना लेते जाओ, कोई मतलब वहां पर में वो नहीं, ठीक है। तो खासी हिल्स जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, खासी हिल्स ये वो ट्राइब थी जो आप लोगों की जिससे संपर्क में आए थे, तो गारो, खासी, जयंतिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर मैं, फूफा जी टाइप के, बिल्कुल पीयू जी, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए आप लोग यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो चेरापूंजी और आप लोगों का, ठीक है, मॉनसिन राम, जहां पर में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है, चेरापूंजी और मॉनसिन राम गारो हिल्स का हिस्सा है, खासी हिल्स का या जयंतिया हिल्स का? आप बताएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, गारो हिल्स, खासी हिल्स या जयंतिया हिल्स का? मैं आपको बताता हूं, देखो इंसान कैसे काम करता है, इंसान को कितना भी दे दो, ठीक है, उसके लिए कमी रहता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि कल की टेस्ट जो है, कल वाली जो लाइव देखेगा बच्चा उसको मिलेंगी, ठीक है, टेस्ट दी और टेस्ट को 1 घंटा ना रख के पूरे आज सुबह के 12 बजे तक रखा। 12 बजे के बाद में पता है एक बच्चे ने क्या कमेंट किया? सर आपने तो 12 बजे ही बंद कर दिया। अरे मेरे लाल, मेरे हरे नीले, ठीक है, वो 1 घंटे के लिए थी, 12 बजे तक के लिए दिया, ठीक है, उसको पूरे 12 घंटे तक, 1 घंटा बोल के 12 घंटे तक वो ओपन रही टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद में भी तुम्हारा कमेंट आ रहा, मतलब तुम उस लायक ही नहीं हो, ठीक है, और इसी वजह से बंद किया क्योंकि तुम जैसे लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको कितना भी दे दो वो हमेशा ही फूफा जी बन के ही रहेंगे, ठीक है, उनके ऐसे लोगों की वजह से फिर दूसरों का नुकसान होता है, ठीक है। और मेरे को गुस्सा इस वजह से आता है कि बाकी लोग फिर उसको जो है जवाब नहीं देते, जो अच्छे बच्चे जिनको मिला हुआ है, क्योंकि इंडिया में तो मेंटेलिटी ऐसी है भाई, जितना मिल रहा है उतना ले लो, ठीक है, और अपना आगे बढ़ो, बाकी का तो देखा जाएगा उनका, ठीक है। तो उसको पहले फुर्सत में मैंने ब्लॉक किया पहले यहां से कि ऐसा बच्चा तो बिल्कुल चाहिए नहीं। तो खासी हिल्स जो है फ्रेंड्स, यहां पर में ये याद रखना है आप लोगों ने, यहीं पे चेरापूंजी और मॉनसिन राम आप लोगों को मिलेगा यहां पर में, ठीक है। नाउ फ्रेंड, भुवन हिल्स जो है आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, मिजोरम हिल्स का जो है वो पार्ट है, खास जो है आप लोगों का भुवन हिल्स जो है आपकी। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी के सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, कई सारे एग्जाम्स के अंदर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और हो सकता है कि अब आप लोगों से भी पूछ लिया जाए यहां पर में। ब्रिजेश यादव, मिंटू जी, आप जो है ना कॉल कर लीजिए, वो टीम आपकी बिल्कुल हेल्प कर देंगी आपको, वो कोर्स आपने गलती से रिवीजन ले लिया, आपको फुल बैच चाहिए था, वो टीम उसमें कर देंगी आपको, जो भी जो एडजस्टेड अमाउंट रहेगा वो करके आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोशिश करो एटलीस्ट यार यहाँ पर में नाम से करो यहाँ पर में। अरे अर्णव ठाकुर, सारी की सारी क्लासेस वही होगी उसके अंदर में, एक बार बता दिया ये पढ़ लो तुम, ठीक है, वो मेरी हेडेक है, कैसे कराना है तुमको ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए बिस्ट दोआब, ठीक है, बारी दोआब, रचना दोआब, छ्याज दोआब, सिंध सागर दोआब किसके किसके बीच में है, ये पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में, ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं बिस्ट की, तो बियास और सतलज, ठीक है, बिस्ट, बियास और सतलज, देखो ब और स है ना, तो बियास और सतलज नदी के मध्य में, बियास और सतलज नदी के मध्य में यहां पर में है बियास नदी, ठीक है, और ये आ रही है आपकी सतलज नदी, तो इनके बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, इसको बिस्ट दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब होता है दो पानियों के बीच का इलाका, तो बिस्ट दोआब बियास और सतलज के बीच का है। तो क्या यहां से आप लोग एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, बियास और सतलज, ठीक है, बियास और सतलज, कहा है बियास और सतलज, बियास और सतलज यहां पर में हो गया आपका, बिटवीन बियास एंड सतलज, एक ही जोड़ी 3 के साथ लगनी है, और एक ही जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी थी। मैं बिना मतलब के आप लोगों से नहीं कह रहा था कि आप लोग इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करो, कोशिश करो, एक बार कोशिश करोगे तो यहां पर में, ओके। बेबी कुमारी जी बिल्कुल नहीं हटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार चेक कीजिए, वहां पर में एक वीडियो डाला गया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। आपके पास में अब 2 कोर्स हो गए हैं यहां पर में, ठीक है। बेबी कुमारी जी आप ऐसा समझो, पहले आपके पास में एक बेबी था, अब आपको एक बेबी फ्री में मिल गया, मतलब इसको बेबी समझो, ये वाला बेबी आपको फ्री में मिला, जो फ्री पीडीएफ वाला बेबी है, तो अब आपके पास में 2 बेबी हो गए। अब आपको एक बेबी दिख रहा है,
तो आप बोल रहे मेरा दूसरा बेबी कहाँ गया, अरे दूसरा बेबी उसके नीचे छुपा हुआ है, उसको थोड़ा ऐसा हटा के देखो, दूसरा बेबी भी दिखेगा, अरे हाँ दूसरा बेबी भी है मेरा। तो आई होप बेबी कुमारी आपको दोनों बेबीज मिल जाएंगे आपके, ठीक है, मतलब आपका पुराना वाला मतलब TRE 3 वाला बेबी, और जो आपको फ्री में बेबी मिला है, ठीक है, वो भी। तो उसको ना ऐसा ऐसा करके ऑल कोर्सेस में जाके देखना पड़ता है, एक बेबी फ्री में मिला है आपको, ठीक है। तो बेबी कुमारी रोने की जरूरत नहीं है, आपके दोनों बेबी सुरक्षित है, ठीक है। तो ब्यास एंड सतलज, बस आपको बेबी देखना नहीं आ रहा, बेसिकली ये दिक्कत है। बारी, ठीक है, बारी किसके बीच में हो सकता है, बारी देखो यहां पर में बारी, ठीक है। तो ब्यास और रावी है ना, ब्यास और रावी, तो बारी दो अब ब्यास और रावी के बीच में, ठीक है। यहां पर में आप लोग देख लीजिए ब्यास और रावी के बीच में ये है ब्यास नदी और ये है रावी नदी, यहां से रावी नदी, तो उन दोनों के बीच से स्टार्ट हुआ ना, तो इसी वजह से इसको ब्यास और रावी के बीच के बारी दोआब इसको कहा जाता है, बारी दोआब। ओके, इंडस नदी, सिंधु नदी, ठीक है, और यहां पर मैं आप लोग देखोगे यहां पर मैं आप लोगों की है झीलम नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी और झीलम नदी, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में जो है आप लोगों का, झीलम नदी के बीच में बेसिकली सिंध सागर दोआब के नाम से उसको जाना जाता है, सिंध सागर दोआब आप लोगों का। उसके बाद में है रचना, ठीक है, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब देखो यहां पर में रेच या रचना भी इसको बोलते हैं, रेच बोलो या जो भी आप लोगों ने बोलना है। ये है आप लोगों की रावी नदी, ठीक है, यहां पर में ये है आप लोगों की रावी नदी, ओके, रावी नदी, और ये है आप लोगों की चेनाब नदी। तो रावी और चेनाब, रेचना, रेचना, रावी और चेनाब, ठीक है। झीलम और चेनाब के बाद में बीच में जेछ, जेछ बोला जाएगा, जेछ दोआब। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो यहां पर में, जच या जेछ। बिस्ट किसको बोला जाएगा, ब्यास और सतलज के बीच वाले को, ब्यास और सतलज, ठीक है, हो गया आपका। बारी किसको बोला जाएगा यहां पर में, ठीक है, ब्यास और रावी नदी के बीच में, ब्यास और रावी, ठीक है, रावी और ब्यास। तो बी की जोड़ी जो है वो 2 के साथ लगेंगी, तो बी की जोड़ी 2 के साथ में देखिए यहां पर में लगी हुई है, ठीक है। रेचना, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब कहा है, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब 1 में दिया हुआ है, सी की जोड़ी 1 के साथ में लगी हुई है। चेज, ठीक है, यहां पर में देखिए चेज बोलो या चाज बोलो या झच बोलो एक ही बात है, यहां पर में इसको जो है ना जे छ ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। तो झीलम और चेनाब, तो झीलम और चेनाब या चेनाब और झीलम जो भी आप लोग बोलना चाहो, डी की जोड़ी 4 के साथ लगेंगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों का, ठीक है, ओके, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। यहां पर में भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम किस प्रकार से, ये बताना है आप लोगों ने, आरोही क्रम बताएंगे आप सभी लोग। लर्नर स्किल्स जी ई बुक एक बार अभी ट्राई करूंगे आप हो जाएंगे आपकी। 3.0 से 4.0 में चेंज करना है नेहा पटेल जी, वो हो जाएगा आपका, डोंट वरी, आप तब तक पढ़ते रहिए आराम से। बताइए। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और कोशिश करो, देखो कोशिश करना है आप सभी लोगों ने, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा जो है आप लोगों के फायदे की बात है ये, ठीक है, जितना ज़्यादा कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा ये। देखो यहां पर मैं ना पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम के अंदर में लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, इंटरनेशनल डेटा का असेंडिंग ऑर्डर के अंदर में, मतलब सबसे कम से सबसे ज्यादा। तो बचपन में एमबीए इसकी ट्रिक है, ठीक है, सपनों वाली क्लास के अंदर में कराया था मैंने आपको, बचपन में एमबीए, एमबीए बचपन में एमबीए, ठीक है, बचपन में एमबीए। तो बचपन से, ब से है बांग्लादेश, बांग्ला, बांग्लादेश, ठीक है, च से है चाइना, चाइना, प से है पाकिस्तान, ठीक है, न से है नेपाल, नेपाल, ओके। एमबीए आपका, ठीक है, ये है म्यांमार, म्यांमार, ये है भूटान, भूटान, और ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो सबसे कम है अफगानिस्तान की, फिर भूटान की, फिर म्यांमार की। आपको उल्टा चलाना है, उल्टा लगाना है, असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ में लगाना है आपने। तो सबसे छोटे से बड़े के बीच में चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल है, तो यही से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये दिया ही नहीं है इधर में। तो नेपाल, ठीक है, नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब देखो ये यहां से क्यों नहीं लगाया अफगानिस्तान भूटान म्यांमार, अरे मेरे लाल मेरे हरे मेरे नीले, जब ऑप्शन में दिया ही नहीं है अफगानिस्तान बांग्लादेश म्यांमार तो कहां से उसको पैदा करूं यहां पर मैं जबरदस्ती। ठीक है, तो जो बच्चे पूछ रहा था यहां पर में कि सर ये वाला क्यों नहीं है, अरे तो ये है ही नहीं ऑप्शन में, यहां से ही दिया, यही 4 देश दिए हुए हैं उसके अंदर में। तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, और ये असेंडिंग ऑर्डर में बोला आपसे कम से ज्यादा की तरफ में, ये सबसे ज्यादा की तरफ में है आप लोगों की। ठीक है, ठीक है, सबसे कम से ज्यादा की तरफ में यहां पर में बोलना था आप लोगों ने, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यहां पर में खत्म हो गई बात। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे ज्यादा बड़ी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में है, फिर आप लोगों की चाइना के साथ में है, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर नेपाल के साथ में, फिर एमबीए म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा है, ठीक है, 106 किलोमीटर की आप लोगों की केवल। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बॉक्साइट का जल्दी से ये भी बता दीजिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैंगनीज का बता दीजिए। जी हाँ, आज ले सकते हैं रानी कुमारी जी, और आज से क्लास होंगी। और आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ड्यू टू सम ऑपरेशनल रीजंस आप लोगों की जो क्लास है, ठीक है, वो जो आज 9 बजे वाली क्लास थी उसको कल के लिए शिफ्ट किया गया आज, क्योंकि पेट में करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन से मेरा हेडेक था जिस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ था, उसको वापस से हमने आज बैठकर पूरा का पूरा उसको करेक्शंस में लेकर आए हैं। ठीक है, और उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया है, और ज़्यादा उसको अपडेट किया है हम लोगों ने आप लोगों के लिए। तो कंटिन्यूअसली जो भी बेहतर चीज़ें हो सकती है वो आपको दे रहे हैं यहाँ पर मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मैंगनीज अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ठीक है, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। और आप लोगों से बॉक्साइट भी पूछा है मैंने, तो वो भी आप लोग बताओगे कि बॉक्साइट कहाँ पर में सबसे ज़्यादा होता है। जी, तो उड़ीसा जो है फ्रेंड्स, यहां पर में सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है। और बॉक्साइट मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि बॉक्साइट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर में होता है। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए यहां पर में, दोनों का आंसर जो है उड़ीसा हो जाएगा आपका। तो उड़ीसा के अंदर में ही सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है आप लोगों का। और जो मैंगनीज है उसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य के अंदर में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आप लोगों का आ चुका है एग्जाम के अंदर में, और इसके द्वारा जो अधिकार, जो एग्जाम अथॉरिटी थी उसके द्वारा भी इसका आंसर जो है आप लोगों का उड़ीसा ही माना गया था। ठीक है, लेटेस्ट डेटा के अनुसार उड़ीसा ही है आप लोगों का। तो उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आप लोगों का, ये याद रखना है, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा बॉक्साइट जो मैंने आपसे पूछा था, बॉक्साइट का ये भी आप लोग याद रखोगे उड़ीसा है। वैसे बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड के अंदर में अगर सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से वाले एग्जाम में, ठीक है, 2.0 में आया था ना, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, तो विश्व में दक्षिण अफ्रीका नहीं है, स्मार्टी बॉय, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बॉक्साइट का। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो बताइए जल्दी जल्दी से कि कौन से वाले इसके अंदर में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट आप लोगों को और बताना ज़रूरी है। यहाँ पर में लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जिसमें एक्चुअली अलग अलग कमिटीज़ होती है। लोकसभा के अंदर में ऐसा नहीं होता कि या संसद में ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग जो है साल भर बैठकर पूरे बड़े से हॉल के अंदर में सब लोग एक साथ काम करते। छोटी छोटी कमिटीज़ है जिसमें काम बांट दिया जाता है। तो एस्टिमेट्स कमेटी, जिसको प्रकलन समिति कहते हैं, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर में। और सभी के सभी ऑल मेंबर्स, ठीक है, जितने भी होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। एक है आप लोगों की सबसे पुरानी वाली कमेटी जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, यहां पर मैं दिया है कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। चलो यहां पर मैं सबसे पहले इसको देख लो आप लोग। प्रकलन समिति होती है जिसके अंदर में 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं आप लोगों के। ठीक है, और मंत्री को इसके अंदर में नहीं चुना जाता, मंत्री इसके अंदर में नहीं हो सकते, तो मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी बंगाल से है। ठीक है, और कांग्रेस के नेता है, ये अभी इसके अध्यक्ष है इस प्रकलन समिति के, एस्टीमेट कमेटी के। ठीक है,
केवल लोकसभा के सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते हैं, और उसमें कोई भी मंत्री, सरकार का कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। और ये 30 सदस्य कौन चुनता है? लोकसभा का स्पीकर चुनता है कि कौन इसका सदस्य बनेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन बताओगे आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को और भी चीज बताता हूं। ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी है ये बता दीजिए। चलिए, 2952 लोग देख रहे हैं यहाँ पर में फ्रेंड्स, 1816 लाइक से। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी बढ़ाते रहेंगे सभी के सभी लोग। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें, जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ोगे उतना बेहतर तरीके से मैं आपको बहुत सारी और भी चीजें बताता चलूंगा। चलो बता देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर में फ्रेंड्स, सबसे जो है आप लोगों की जो कमिटी है, ठीक है, तो सबसे कमिटी, ठीक है, जो कमिटी है आप लोगों की, कमिटी ऑन, ठीक है, आप लोगों की जो सबसे ओल्डेस्ट कमेटी आप लोगों को, देखो एस्टीमेट कमेटी जो है ना, ये एक कमेटी है आप लोगों की, एस्टीमेट कमेटी, जो कि एक कमेटी है जो लोकसभा के द्वारा चुनी जाती है। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, इसका याद रखना आप लोग, इसके अंदर में 22 मेंबर होते हैं, 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होंगे, 15, ठीक है, लोकसभा से, और जो बच गए 7 है ये आप लोगों के होंगे राज्यसभा से, ठीक है। तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों होते हैं। ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी वाली 1921 में अंग्रेजों के समय में बनाई गई कमेटी थी और आज तक चली आ रही है, ठीक है। अंग्रेजों के समय से बनाई गई और आज तक चली आ रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी आप लोगों की। तो इसको याद रखना है, लोक लेखा समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, हिंदी में लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। और ये सबसे ओल्डेस्ट है, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। तो देखिए आप लोगों को बता दिया मैंने यहां पर में, ओके। तो 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते, 22 सदस्य होते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। एस्टीमेट कमेटी में कितने सदस्य होते, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। एस्टीमेट समिति में जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यहां पर में जल्दी जल्दी बताइए। यहां पर में एस्टीमेट समिति में अभी बताया मैंने आप लोगों को, प्रकलन समिति है एस्टीमेट समिति के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, 30 सदस्य होते हैं टोटल। और ये इसमें केवल और केवल आप लोगों की लोकसभा के सदस्य होंगे आप लोगों के। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, मतलब एक ही जगह से निकलता है ये सारे के सारे नदियां। 3000 प्लस बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से लाइक का नंबर भी 3000 के पार पहुंचाना है आप सभी लोगों ने मिलकर, ठीक है। देखिए जो बच्चे बोल रहे पीडीएफ का, पीडीएफ आपकी ऐप के ऊपर में मिल जाती है, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। कल वाली पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को ऐप के अंदर में आज शाम तक डाल दी जाएंगी उसको, ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इंडस और गंगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स लगभग लगभग एक ही जगह से निकलती है, ठीक है। और वो है मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर जो है ना उसके पास से निकलती है। ऐसा नहीं कि एक ही बिंदु से निकलती है, लगभग लगभग एक ही बिंदु है। मानसरोवर झील के पास में एक तरफ में है चेमा यांगडुंग, ठीक है, ग्लेशियर आप लोगों का, वहां से निकलती है आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी, और एक जगह से आप लोगों की निकलती है फ्रेंड्स सिंधु नदी, ठीक है। तो दोनों के दोनों आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर में इस जगह से ये सिंधु नदी निकल रही है, सिंधु नदी का स्रोत है यहाँ पर में, और यहाँ पर में है ब्रह्मपुत्र का। एक नदी और है जो वहीं से निकलती है, आप लोग नाम बताइए जल्दी से, ठीक है। एक और नदी है जो वहीं से निकलती है, उनके पास से ही निकलती है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, देखते कितने, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए कितने लोगों को पता है। वो है सतलज नदी, सतलज नदी, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर में ये सतलज नदी, सतलज नदी भी वहीं से उनके पास से ही निकलती है, राकसताल से सतलज। तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये लगभग लगभग एक ही पास से, आसपास से ही निकलती है, उनका मायका एक ही जगह का है, ससुराल चाहे अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन मायका उन लोगों का तिब्बत के अंदर में, चाइना तिब्बत में आसपास में ही है उनका मायका, ऐसे याद रख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है मानसरोवर के पास से ही निकलती है फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, और एक नदी और है सतलज नदी, वो भी वहीं से निकलती है। बाकी नदियों के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए तापी नदी जो है फ्रेंड्स ये सातपुड़ा रेंज जो है वहां से निकलती है मध्य प्रदेश से। ब्यास नदी जो है वो रोहांगला या रोहतांग जो पास है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक से निकलती है, और ताल कावेरी, कावेरी नदी ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को ब्लैंक द्वारा निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है, कर सकता है, और इसका आर्टिकल भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। आर्टिकल नंबर 359
ये आर्टिकल है उसका, जिसके तहत वह व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है? जल्दी बताइए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। वो बोलेगा कि भाई अभी जो है क्या है, थोड़ा सा युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है, अभी आपके फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट असाइड कर रहे हैं। बट यहां पर में एक कैश है, ठीक है। अंजलि शुक्ला जी देखिए, जो रिवीजन बैच है ना उसमें पूरा फुल ही है, ठीक है, उसके अंदर में ऐसा नहीं है। रिवीजन बैच आप कोई भी ले लीजिए, उसके अंदर में पूरा ही वो करवाया जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो मौलिक अधिकारों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने, निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल लिखो जल्दी से, कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? एक आर्टिकल है आप लोगों का, दो आर्टिकल है आप लोगों के जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। एक बच्चा है जिसने ट्राई किया लेकिन उसने गलत बताया, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसने ट्राई किया, और एक दूसरा बच्चा है पुष्पा रानी जी, उन्होंने जो है वो सही बताया है। तो वो है आर्टिकल नंबर 20 और 21, जिनको कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनका निलंबन नहीं किया जा सकता, ये कभी भी राष्ट्रपति इसको निलंबित नहीं कर सकते। इवन आर्टिकल नंबर 359 का इस्तेमाल करके भी इनको अमरता का वरदान हासिल है, ये अमर है। आर्टिकल नंबर 20 अमर है, आर्टिकल नंबर 21 भी अमर है। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर में ये आपको दिया गया अधिकार कि अगर आपको सजा होती है तो आपको जो सजा पाए हुए व्यक्ति है उनको भी कुछ अधिकार इसमें दिए गए हैं, जैसे कि एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती आपको। आप अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते कि हाँ मैं ही था जिसने जो है अकबर को जहर देकर मार दिया था, ठीक है। अब मैं कोर्ट में जाके बोलेंगे सर आपकी उम्र कितनी, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मैंने गांधी जी को मारा था करके जाके, ठीक है, अरे भाई, या मैंने ही जो है जो उधर में वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में न्यूक्लियर बम गिराया था। अपने खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आप आत्मसमर्पण कर सकते हो, पुलिस जांच करेंगी, अगर आप दोषी पाए जाते हो तो ही आपको सजा होगी, चाहे आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलो मैंने ही किया, मैंने ही किया, मैंने ही किया, नहीं हो सकती सजा। आर्टिकल नंबर 21 आप लोगों का कहता है आप लोगों का कि आपको जीवन का अधिकार है, ठीक है, आपका जीवन नहीं लिया जा सकता अनलेस एंड अनटिल की कोई इसके लिए प्रक्रिया स्थापित की गई हो। तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों की, ओके जी। शशरीन आफरीन जी देखिए, वो शशरीश आफरीन जी वो एक अलग मैटर है आपका, ठीक है, वो इमरजेंसी के केस के अंदर में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आर्टिकल ऐसे है जो किसी भी कंडीशन में नहीं निलंबित हो सकते, किसी भी कंडीशन के अंदर में, ठीक है, वो वाली बात है आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे, ठीक है, आर्टिकल नंबर 359 के तहत करते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना यार, ये क्वेश्चन या आर्टिकल पूछ सकते हैं आप लोगों से। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जल्दी बता दीजिए। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं गरीबी उन्मूलन का नारा फिफ्थ प्लान, 4th प्लान, 6th प्लान, 2nd 5 ईयर प्लान, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमारे भारत के अंदर में हुई हैं, जिसमें से 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर में गरीबी उन्मूलन का नारा जो है फ्रेंड्स दिया गया था आप लोगों की 5th 5 ईयर प्लान के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया था। 1974 से 79 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना आप लोगों की चली थी, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना पुअर्टी रिमूवल और जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का नारा यहाँ पर में दिया गया था। ये जब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 2300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं, बिल्कुल। अर्नव कुशवाहा जी यहाँ पर मैं बोल रहे कि सर 3000 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, 2000 से ज़्यादा लाइक्स है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बढ़ना चाहिए यहाँ पर मैं नंबर भी। TRE 4 में भी रिवीजन बैच आपका मिलेगा, आपको टेंशन ना लो। और TRE 4 का भी जब रिवीजन होगा ना उस समय में आप लोगों का, जब आपकी एग्जाम आएंगी TRE 4 की, उस समय में भी मिलेगा। तो जो TRE 4 वाले बच्चे उनके लिए तो डबल फायदा है, ठीक है, उनके लिए डबल फायदा। उसको यहाँ पर मैं आप लोगों को आराम से सिर्फ देखिए, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने आराम से सिर्फ एक रफ अपनी रिवीजन कर लेनी है। और जब आपको जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा वहां पर मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आपकी जब आपकी एग्जाम होंगी तब फिर से आपकी रिवीजन बैच होंगी, ठीक है। ओके, तो आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का 1949। 1949 भी कौन सा? 1 जनवरी
1 जनवरी 1949, ठीक है, 1949, 1 जनवरी 1949 जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में, ठीक है, 1934 के अधिनियम के तहत। बाद में जो है फ्रेंड्स क्या किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसको सरकार ने पूरी तरह से खरीद लिया, मतलब कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आ गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो 1955 के अंदर में जो है एसबीआई का हुआ था। चलो अब यहाँ पर मैं एक कदम और आगे बढ़े, कितने बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक कदम और आगे बढ़ा जाए, आप लोगों को मैं प्रो बना दूं, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर मैं आप लोगों से। अब बताओ आप मेरे को, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। एलआईसी कितने लोगों के पास में है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एलआईसी में है क्या किसी का, ठीक है। एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है सरकार उसको पूरी तरह से खरीद ले, उसके पूरी तरह से मालिक बन जाए, ठीक है, सरकार खरीद ले उसको। तो 1956 में जो है एलआईसी का हुआ था 1956 में, एसबीआई का 1955 में, एलआईसी का 1956 के अंदर में। ये दोनों भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर मैं कर ले क्या, एक बार एक लिस्ट बना ले, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण, ठीक है, आप लोगों का ये हुआ था 1949 के अंदर में, ठीक है। एसबीआई का हुआ है आप लोगों का 1955 के अंदर में, ठीक है। और एलआईसी का जो है ये हुआ है आप लोगों का 1956 के अंदर में। एटलीस्ट इतने आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग और अच्छे से पढ़ते जाओगे, मैं आप लोगों के लिए और सारी चीजें करवाता जाऊंगा। सभी लोग कमेंट में लिख देंगे, हर एक बच्चा यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देगा। और सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं सभी लोग जल्दी जल्दी से, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। और आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है, हर एक बच्चा इसका आर्टिकल लिखेगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए यहाँ पर में, ओके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आंसर जो है, देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है इसको समझो आप सभी लोग। आंसर आप लोगों के आ रहे हैं, अलग अलग भी आंसर कर रहे हैं कई सारे बच्चे। लोकसभा और राज्यसभा, अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में बन नहीं रही है और कोई कानून को पास करवाना है, क्योंकि कानून को तो दोनों को मिलकर पास करना है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने फेल कर दिया, तो कानून तो बनेगा ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग, ओके। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है एज पर दी आर्टिकल नंबर 108 आर्टिकल नंबर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। वैसे ये बुलाता कौन है, देखो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, ये क्वेश्चन आ जाए ना, बुलाता कौन है, तो वो राष्ट्रपति है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उसका नोटिस जारी करता है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। अब सवाल ये उठता है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है कि अब तक कितने बार संयुक्त बैठक हुई हुई है, ठीक है। ये भी तो सवाल बन सकता है ना कि कितने बार हुई अब तक बैठक, संयुक्त बैठक आप लोगों की कितने बार हुई है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, अब तक 3 बार हो चुकी है संयुक्त बैठक, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 3 बार। 2500 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया फ्रेंड, जल्दी जल्दी से अपना अपना रिस्पांस दे देंगे। यहाँ पर में 3 बार हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स, ठीक है, 3 बार अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिल जाएगा। सोर्स बता देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर में, ठीक है। मैं डायरेक्टली लोकसभा की वेबसाइट पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हो, लोकसभा.nic.in के ऊपर में आप लोग जाकर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लोकसभा.nic.in के ऊपर में आप जाके चेक कर सकते हो। पहली बार जो हुआ था आप लोगों का 1961 के अंदर में, जो दहेज प्रथा के ऊपर में पाबंदी लगाने के लिए लाया गया था बिल, ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पर में दोनों सदनों के अंदर में असहमति थी, इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1961 के अंदर में आयोजित किया गया था। एक बैंककारी सेवा निरस्त था, उसके तहत जो है फ्रेंड्स आप लोगों का किया गया बैंककारी के लिए। और एक बार जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, 1977। और एक थर्ड बार जो है 2002 के अंदर में,
ठीक है, ये बैंककारी निरस्त के लिए था और ये टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म के लिए था। तो ऐसे 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 3 बार। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 3 बार। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, राजा राममोहन रॉय, एनी बेसेंट, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद, जल्दी जल्दी से बताइए। और जिस भी बच्चे ने पिछला लेक्चर मेरा देखा है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन का आंसर भी आराम से कर पाएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, और जिन भी लोगों को नहीं पता है, आज जो है फ्रेंड्स आप लोगों की क्लास लगी है 9:30 बजे, ठीक है, रिवीजन बैच के अंदर में, मेरी वाली क्लास जीएस के अंदर में, जिसमें आप लोगों का 8 नंबर का जो कंटेंट है पूरा का पूरा आज ही मैं उसको रिवाइज करा दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहाँ से आप लोगों के 8 नंबर क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से आज, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा एफर्ट से वो पूरा का पूरा सेशन बनाया गया आप लोगों के लिए। और आज की जो हमारी बाईडी की क्लास थी उसको कल के लिए शिफ्ट किया गया ड्यू टू सम ऑपरेशनल रीजंस शेड्यूल, क्योंकि मेरे भी ज़िंदगी में 24 ही घंटे होते हैं, ठीक है, मेरे को भगवान ने 26 घंटे दिए ही नहीं, काश दे दिए होते। तो 24 ही घंटे उसमें मैनेज करना होता है, सारी की सारी चीज़ों को काम करना होता है, ठीक है। एक हम चला रहे हैं तो कई सारे लोगों की सैलरीज डिस्पर्स करनी है, कितनी सारी चीज़ें होती है, मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है काम, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। कई बार अपनी जो है ना स्लीप को त्यागना पड़ता है काम करते हुए, स्टिल कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सारे के सारे काम अच्छे से कर पाए। ओके, उधर साइड में आपको पता नहीं होता कि कितने ज़्यादा जो है स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं लाइफ के अंदर में, कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। वाईटी के ऊपर में कल होगी वो क्लास। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो उल्टे सीधे कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं पता है क्या? वो तो बन जाए टीचर, और वो भी कौन से वाले? प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में मस्त पैकी 35-40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, और 10-12 साल के बाद में जो है 70-80 हज़ार या शायद 1 लाख रुपए सैलरी ले। और जो टीचर उनको टीचर बनाने के लिए कर रहा है वो आ जाए कटोरा लेके रोड पे खड़े हो जाए, ठीक है, रोड पे आ जाए और कटोरा लेके भीख मांगने लग जाए। मतलब लिटरली ये लोगों की सोच ऐसी है, मत एक ढेले भर की अकल नहीं है उनके अंदर में कि भाई एक चीज़ होती है, एक प्रॉब्लम एक होता है, उसको चलाने के लिए फंड्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती है, इतना नहीं, मतलब उनको टीचर बन जाना है। और जो टीचर पढ़ा रहा है वो आ जाए भीख मांगते हुए इसके ऊपर में रोड पर, ठीक है, लिटरली मतलब एक छोटा सा इतना सा, मतलब कॉमन मिनिमम सेंस है वो एकदम, जो इस तरीके से लिखते हैं। और मतलब इतनी उनकी, मतलब वो देखिए उनके आईक्यू लेवल इतना कम होता है, वो कमेंट्स में लिखते समय भी वो नहीं करते कि अपनी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं करके वो। तो आंसर देखिए, राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड्स ब्राह्मो समाज की उन्होंने स्थापना की थी। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लग जाएंगी आप लोगों की, एक ही जोड़ी 3 के साथ में यहाँ लगी हुई है और यहाँ लगी हुई है, बाकी के ऑप्शन आप लोगों के एलिमिनेट हो जाते हैं। एनी बेसेंट जो है फ्रेंड थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। बी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगी आप लोगों की, यहाँ लगी हुई है, यहाँ नहीं लगी है आपकी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक आपने कर लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है, तो डी की जोड़ी 1 के साथ में यहाँ लगी हुई है आप लोगों की। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्रेंड्स मैं एक बार एडिट कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपका ऑप्शन थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है, ऑप्शंस हिल गए हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, चलिए, ठीक है, ऑप्शंस हिल गए हैं यहाँ पर मैं फिर से लगा देता हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं ए की जोड़ी जो है आप लोगों की 3 के साथ में लगनी है, लगी हुई है, ठीक है। बी की जोड़ी 2 के ही साथ में लगनी है, डी की जोड़ी 1 के साथ लगनी है। और आत्माराम पांडुरंग, भाई कई बार बता चुका हूँ, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, कल रात में भी प्रार्थना समाज के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, कल रात में ही किया हमने प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज भी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। बी इज द करेक्ट आंसर। आत्मीय सभा, ठीक है, रात रात लग जाती है ये लिस्ट बनाने में। आत्मीय सभा राजा राममोहन रॉय ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स 1815 के अंदर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टीजीटी 2021 के अंदर में, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट DSSB के मल्टीपल शिफ्ट में, ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेनरी विवियन डिरोजियो मल्टीपल एग्जाम में। ब्राह्मो समाज राजा राममोहन रॉय ने, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर। एक काम करो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, इसीलिए लिखो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, लिखो सभी के सभी लोग यहाँ पर में।
तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। हर कोई बच्चा लिखेगा 1839। एक बार लिख दो, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को लिख दीजिए यहां पर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर में। देखिए, रहनुमाई मस्जिद्यान सभा, दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मस्जिद्यान सभा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे, तो पारसी कम्युनिटी के अंदर में कुछ चेंजेस लाने के लिए, उनमें जो है मॉडर्निटी लाने के लिए रहनुमाई मस्जिद्यान सभा का आयोजन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उसके बाद में देखिए ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया ब्राह्मो समाज से टूटकर बना था, अलग होकर केशव चंद्र सेन ने बनाया था। तो देखो, केवल ब्राह्मो समाज बोले तो राजा राम मोहन रॉय, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बोला जाए, ठीक है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, अरे भाई कलर चेंज हो जा, भाई कलर चेंज हो जा, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बोल दिया जाए तो आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ये याद रहेगा आप सभी लोगों को, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया बोल दिया जाए तो। ठीक है, चलिए उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात बता दूं, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब ध्यान से समझना आप लोग, कई सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1875 में न्यूयॉर्क में। लेकिन एनी बेजेंट इनके साथ में जुड़ी हुई थी, एनी बेजेंट इसकी सदस्य थी, एनी बेजेंट इनकी सदस्य थी, इसी वजह से याद रखना है आप लोगों ने, एनी बेजेंट सदस्य थी इसकी, इसी वजह से उनका यहां पर में नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर में जो पुराना ज्ञान है उसकी तलाश में बनाई गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में अडियार में, मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था। मद्रास में अडियार नाम की जगह है वहां पर में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जी आगरकर। ठीक है, उसके बाद में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का 69 बीपीएससी के अंदर में। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है ये बताना है आप लोगों ने। रिवीजन बैच अगर मैं लाइव नहीं देख पाऊंगी तो सर क्या रिकॉर्डेड मिलेंगी? बिल्कुल जी, एजुकेशन जी बिल्कुल, उसका जी आपको जो है वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और वो रिकॉर्डेड अवेलेबल भी रहेंगी आपकी जब तक आपका कोर्स की वैलिडिटी है। जैसे टीआरई 3 की वैलिडिटी आपकी टीआरई 3 की एग्जाम के लास्ट तक है, उसमें भी आपका कुछ समय और एक्स्ट्रा आप लोगों के पास में रहेंगी, ताकि आप लोग उस समय भी और रिवीजन करना है तो कर सके। ठीक है, तो मिल जाएंगी। जो बच्चे टीआरई 3 में एलिजिबल नहीं है वो टीआरई 3, क्योंकि टीआरई 3 तो टीआरई 3 की एग्जाम के बाद में बंद हो जाएगा। अगर वो टीआरई 4 में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो टीआरई 4 में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर वो टीआरई 3 के लिए एलिजिबल नहीं है तो। ठीक है, उनका टीआरई 3 से उनका कोर्स को हटाकर टीआरई 4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितने भी बच्चे उनको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि उन लोगों का कुछ नुकसान ना हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं उसको। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है फ्रेंड्स उस राज्य का, ठीक है, जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उस राज्य का वो दिलाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। मतलब मान लो कि बिहार का, ठीक है, बिहार का जो राज्यपाल बनेंगे, जो भी, मान लो कल जाके मैं राज्यपाल बन गया बिहार का, ठीक है, मुझे फोन आया राष्ट्रपति की तरफ से कि दानिश सर क्या कर रहे हो? मैं बोलूँगा यार क्लास ले रहा हूँ, बच्चों की पेपर है। सर प्लीज़ एग्जाम के बाद में बिहार का राज्यपाल बन जाओ ना आप। मैं बोलूँगा ठीक है। ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोल देंगे कि दानिश सर आने वाले हैं, उनको शपथ दिला देना करके। तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मेरे को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति दिलाता है, अरे झंडू मैम राष्ट्रपति नहीं दिलाता, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है केवल। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर उसको इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, इस्तीफा, त्यागपत्र। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और वो इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल, ठीक है, जो भी राज्य का उच्च न्यायालय का, राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहता है, ठीक है, जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। लेकिन अगर इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति को ले जाकर देगा वो। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति ही उसको निकालते हैं। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट है आप लोगों की, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपकी इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और भी हमारे पास में रिवीजन क्वेश्चन है अब आप लोगों के, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 3.0 रिवीजन बैच में लेना चाहते हैं, रिवीजन बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग पूरा फुल कोर्स लेना चाहते हो तो फुल कोर्स भी आप लोगों का अवेलेबल है। ठीक है, तो फुल कोर्स भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो फुल कोर्स के अंदर में डिस्काउंटेड प्राइस में, जिससे आपको पुराना कंटेंट भी मिल जाएगा और रिवीजन बैच भी मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। आज के लेक्चर की तरफ में सारे के सारे बच्चे एक साथ आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर में।
ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? DSSB PGT मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में भी एफर्ट्स लग जाते हैं पूरे के पूरे। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? जी, तो आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो आप लोगों का कच्छ जिला गुजरात के अंदर में सबसे बड़ा है। सभी को लास्ट तक देखना है, एक इंपॉर्टेंट वाला वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। कच्छ जो है फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा जिला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? ठीक है, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स, पलामू पहाड़ियाँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पलामू की पहाड़ियाँ जो है आप लोगों को कहाँ पर में, इधर में झारखंड वाले साइड के अंदर में, जो गुजरात बिहार झारखंड वाला साइड है, उधर साइड के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी। कहाँ पर में आप लोगों को उधर जो है मेघालय की तरफ में मिलने वाली है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? फिर से देखिए यहाँ पर में, तो पहले वाला ये क्वेश्चन SSC CPO में आया, ठीक है। तो पलामू पहाड़ियाँ आप लोगों की नहीं है, पलामू झारखंड के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो जयंतिया, खासी, गारो, गारो खासी जयंतिया है। नीलगिरी, अरे नीलगिरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। मेघालय कहाँ, तमिलनाडु कहाँ, ठीक है। मेघालय इधर साइड में है आपका, और तमिलनाडु इधर में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इधर में नीचे में है, ठीक है। SSC CPO का क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी, ठीक है। रेचना दोआब, रेचना देखो सिंपल सा, रेचना बताओ जल्दी से, रेचना दोआब जो है आप लोगों का कैसे होगा? जल्दी बताइए, रेचना दोआब। रेचना दोआब आप लोगों का कहाँ पर में है? जी, चलिए आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। रावी और चेनाब, ठीक है, रावी और चेनाब खत्म। रेचना, रावी और चेनाब, बी इज द करेक्ट आंसर। SSC GD का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, रेचना या रचना दो आप जो है, रावी और चेनाब। आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने ट्रिक बताया पूरी की पूरी याद करने की, है ना। नाउ अब आप लोग कोशिश करो यहाँ पर में। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, सारे के सारे लोग, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से कोशिश करेगा इसके लिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कोशिश कीजिए इसके लिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बिस्ट की, तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज आपका है एक ही जोड़ी 4 के साथ में, ठीक है। तो एक ही जोड़ी 4 के साथ में यहाँ लगी नहीं है, यहाँ भी लगी नहीं है, ठीक है। तो बारी, ठीक है, ब्यास और रावी रिवर, ब्यास और रावी, ठीक है, बारी, तो बी की जोड़ी 3 के साथ में लगनी है, ठीक है। तो 4 और 3, 4 और 3 कहाँ लगे? देखिए यहाँ नहीं है 4 3, यहाँ 4 3 नहीं है, यहाँ 4 3 नहीं है, 4 और 3 यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद में झीलम और झीलम और चेनाब, देखो झीलम और चेनाब है इसके अंदर में, झीलम और चेनाब। तो झीलम और चेनाब आपका सी की जोड़ी 2 के साथ लगेंगे, देखिए लगी हुई है आपकी। डी की जोड़ी रेचना, ठीक है, रावी और चेनाब, रावी और चेनाब, डी की जोड़ी 1 के साथ। वैसे डी की जोड़ी 1 के साथ में एक ही जगह पे लगी थी। कितने लोग हैं जिन्होंने इस डी से एलिमिनेट किया? हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग हैं जिन्होंने डी से एलिमिनेट किया है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जितने बच्चे जिन्होंने डी से एलिमिनेट किया है, ठीक है, डी से एलिमिनेट किया है उन्होंने। काफी सारे बच्चे जिन्होंने डी से एलिमिनेट किया है, एंड कांग्रेचुलेशन फ्रेंड, 3000 प्लस लाइक्स भी आप लोगों ने कर दिए। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी से भी एलिमिनेट हो जा रहा था वो आपका। प्रकलन समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? जल्दी बताइए, प्रकलन समिति में, और कहां से होते हैं वो सारे के सारे? जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स प्रकलन या एस्टीमेट समिति की, तो एस्टीमेट कमेटी में सारे के सारे, पहली बात तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते उसमें, ठीक है। तो सारे के सारे 30 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं प्रकलन एस्टीमेट समिति के अंदर में, ओके। चलिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रकलन समिति में पूरे के पूरे 30। अनुच्छेद 59 के तहत
राष्ट्रपति को मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को आदेश द्वारा नियमित करने का अधिकार है, सिवाय कौन सा आर्टिकल है जिसको वो नहीं कर सकता, ठीक है, सिवाय कौन सा आर्टिकल है जिसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के पास में अधिकार है कि वो सस्पेंड कर दे, ठीक है, जो हमारे पास में अधिकार है कोर्ट जाने का उसको सस्पेंड कर दे। सिर्फ 2 आर्टिकल ऐसे जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। मतलब कौन कौन से आर्टिकल है? DSSB TGT का है ये क्वेश्चन आपका, DSSB TGT का। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 20 और 21 दोनों है, तो बोथ 1 and 2, 2021 2021 ऐसा याद रख लो आप सभी लोग। आर्टिकल नंबर 359 किससे रिलेटेड है? मैं केरला सेट के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो, ठीक है। देखिए कौन सी वाली घटना के समय में कौन सी घटना होंगी जिस समय में राष्ट्रपति इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस समय राष्ट्रपति इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके संविधान जो है हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि आज राष्ट्रपति नींद में से उठे, भाई यार आज नींद खुली, कितना टाइम हो रहा है यार, 10 बजे उठा, मैं लेट हो गया, एक काम करता हूँ आज सारे लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देता हूँ। अपने मनमर्जी से कर सकते क्या वो? नहीं, केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी अगर आर्टिकल नंबर 352 के तहत अगर मान लीजिए आप लोगों का लगाया गया है, इमरजेंसी लगाई गई है, तो केवल उसी केस के अंदर में राष्ट्रपति आपका आर्टिकल नंबर 359 का इस्तेमाल करके आपके जो मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी 2 आर्टिकल ऐसे जो अमर है, उनको नहीं किया जा सकता। वो 2 आर्टिकल्स के नंबर आप लोग लिखोगे कमेंट में, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से लिखेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे जो है फ्रेंड्स आप लोग आपका जो कोर्स है, जो आप लोगों को फ्री गिफ्ट भी मिला है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, कैसे कर सकते हो आप लोग सभी लोग देखिए। और जितने भी बच्चे हैं जो लोग चाहते हैं रिवीजन बैच में ऐड होना, वो लोग हो सकते हैं। आज मेरी भी क्लास है और कल भी है मेरी क्लास, और आपके जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि क्लासेस कहाँ पर में, तो मेरी भी क्लासेस लगेंगी आपकी, और जो लग गई है वो तो आप देख ही सकते हो ऐप के ऊपर में जाकर। और आज 9:30 बजे भी है, ठीक है। तो सभी लोग, जितने लोगों को नहीं पता होगा वो लोग आ जाएंगे जरूर 9:30 बजे ऐप पर रिवीजन बैच के अंदर में। क्यों नहीं है रजनी जी? वही अभी बताता हूँ आपको कहाँ से देखना है करके। ओके, एस्टेट वालों के लिए नहीं है रिवीजन, वो अलग टीआरई वालों के लिए, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यान से। देखिए देखिए, ये आप लोगों को वीडियो जो है ना, इसकी लिंक नीचे में भी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में, आप लोग देख सकते हो। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये आप लोगों का देखिए कोर होम के अंदर में आप, ठीक है, होम के अंदर में, ठीक है। देखिए ये होम के अंदर में हो आप, यहाँ पर में होम के अंदर में, ठीक है, होम के अंदर हो। और आपकी जो है देखिए यहाँ पर में आपका पेड कोर्सेस आपको दिखाई दे रहा है, पेड कोर्सेस। जैसे ही आप इसमें जाते हो, ठीक है, तो ये आपको फ्री ई बुक वाला दिख रहा है, स्टार्ट लर्निंग आपने कर दिया, तो ये आपको यहाँ पर में मिल जाएगा। जो भी आपके बुक्स डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर में कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, जैसे मैंने अभी डाला था उसके अंदर में वो आपको दिख गया यहाँ पर में, और भी बहुत सारी डाल रहे हैं हम लोग, वो फ्री है आपके लिए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दूसरा वाला, आपका पुराना वाला कोर्स देखना है, तो वो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से यहाँ पर में थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। देखिए क्या किया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर में आप देखिए उन्होंने क्या किया, होम पेज के ऊपर में रहकर ऐसा हाथ से ऐसा किया, देखो यहाँ पर में, तो परचेस कोर्सेस में उनको यहाँ पर में मिल गया कोर्स, ठीक है, इस तरीके से। ओके, उनको दिख गया उनका कंटेंट पुराना वाला। तो जो बच्चे बोल रहे हैं, वो जो बेबी कुमारी जी, बेबी जी आपका बेबी इधर में, बड़ा वाला बेबी, छोटा वाला बेबी सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसा स्वाइप करना है आपने, ठीक है, यहाँ पर में इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे हटाना है, हल्का सा हाथ से ऐसे करना है, ठीक है। कहा करते हैं आप लोग ऐसे इस तरीके से, वो फोटो स्वाइप करते रहते हैं ना यहाँ पर में, या फिर आप लोग यूट्यूब के ऊपर में वो क्या देखते हो आप लोग, शॉर्ट्स वगैरह जो होता है, वो ऐसे ऐसे फोटो सरकाते हो या शॉर्ट्स सरकाते हो या इंस्टाग्राम पे सरकाते हो, वैसे वाला रील्स भी सरकाते हो। देखो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है आप रील्स भी सरकाते हो ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपका ये वाला नया वाला कोर्स, और देखिए यहाँ पर मैं ऐसे स्वाइप करना है, मिल जाएगा आपको, ऐप पर जाके देख लो, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो डिस्क्रिप्शन में इसका ये वीडियो फिर से डाल देंगे, वहाँ पर मैं उस वीडियो को 3-4 बार 10 बार आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है। नीता जी, नीता का नाम लिख लीजिए, नीता का एक बार नाम चेक कर लीजिए यहाँ पर में, ओके, नीता। और एक बार उनका यूट्यूब से इनका ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है,
उनको एग्ज़ाम, ठीक है, उनको एग्ज़ाम भी चाहिए, उनको सारा का सारा चाहिए और उनको एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए, गुड, डन निदा जी, कोई नहीं, अपना ही खुद का ही नुकसान है। ओके, देख लिया आप लोगों ने फ्रेंड्स किस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, तो आराम से आप लोग जो है यहाँ पर मैं कर लोगे इसको। मिल गया सर, रिधि रानी जी बोल रहे हैं मिल गया, मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 9:30 बजे वाली क्लास के अंदर में हमारे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। विकास कुमार जी, सारा का सारा शेड्यूल जो है वो डाल दिया गया है आपके ऊपर में। ओके, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।